हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जैसे कि जानते हैं, जो आप सभी को मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और ये आप सभी को पता होगा, जो इंट्रोडक्शन ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 6 तक कर लिए हैं और ये पार्ट 7। अगर आप लोग पार्ट 6 तक देखे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे जो आप लोग का गुरुजी जो है वो किस तरह बताना चाहते हैं आप लोगों को और किस तरह समझाना चाहते हैं। अगर आप लोग केवल जितना मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन बताता हूँ, केवल और केवल अगर एग्जाम के अंदर उतना ही पढ़ के चले जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। हाँ, लेकिन सारे प्रश्नों को आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट के साथ उसके टाइप यानी कि उस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न भी करवाता हूँ, जिससे कि बच्चों का जो माइंड होता है वो क्लियर होता है, कहीं कोई समस्या या तकलीफ नहीं आती है। पीछे की क्लास में हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों अंतः विभाजन समझ लिए थे सेक्शन फार्मूला के बारे में। अब हम लोग बाह्य विभाजन समझेंगे। ये आपके क्लास में नहीं है, लेकिन बिल्कुल क्या पता अगर पूछ दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर आप लोग को अगर आता होना चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा आप लोग को। चलिए आपके गुरुजी आपको बताते हैं फिलहाल समझने के लिए, ठीक है ना। ये बेसिकली आपकी क्लास से ऊपर का चीज़ है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ही पॉइंट है, थोड़ा सा माइनस और प्लस का अंतर होता है। इसको एक बार मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा तो आप लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। तो देखिए, बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन, यानी कि जब कोई मान लीजिए बाह्य विभाजन करता है तो क्या वहाँ पे क्या सा फार्मूला लगा के हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, वो देखिए। अब यहाँ से देखिए, इस पी क्यू को ये आर जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये बाह्य विभाजन कर रहा है, तो यहाँ से पी आर बटे क्यू आर जो होगा, इसका जो रेशियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों एम रेशियो एन होगा। पी आर बटे क्यू आर का जो रेशियो होगा वो एम रेशियो एन होगा, क्योंकि इस टाइप के विभाजन में हमें एम और एन का मान पता होना अति आवश्यक होता है। अगर एम और एन का मान पता ना हो तो हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ से मान लीजिए हमें एक्स का मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता होगा एम एक्स टू। और जब अंतः विभाजन करते थे तो हम लोग का क्या फॉर्मूला होता था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। बस सिंपल सा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को माइनस कर देना है, यानी कि एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एन करना है। ये एक्स का फॉर्मूला हो गया। और वाई बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बट्टे एम माइनस एन। देखिए, छोटा सा ही फॉर्मूला है और उसी पे बेस्ड फॉर्मूला है। जो प्रश्न जो फॉर्मूला आप लोगों ने पीछे के क्लासों में सीखा था, अंतः जब हम लोग विभाजन कर रहे थे वही फॉर्मूला है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा बहुत माइनस का प्लस का चेंज है। अगर आप लोग इसको देख लीजिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों बाह्य विभाजन तो भी तो आप सीख जाएंगे। क्या पता आपके एग्जाम में पूछ दिए थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, तो आपको तो आना चाहिए ना। और आपके गुरुजी का कर्तव्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों उस टॉपिक पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते होते हैं, तो बहुत सारे विभाजन, लेकिन मैं आप लोगों को केवल इतने ही विभाजन पढ़ाऊंगा इस क्लास 10th के अंदर। जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो और अच्छी तरीके से मैं आप लोग को विभाजन के बारे में समझाऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो क्लास 10th के अंदर होते हैं और जो एक दो बाहरी क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो समझा देते हैं आपके गुरु। अब चलिए, अब मैं आप लोग को त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज देख रहे हैं और मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों रेखाएं माध्यिकाएं हैं। और माध्यिकाएं के काटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये केंद्रक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो आप लोगों से ये तीनों निर्देशांक दे दिए जाते हैं और केंद्रक पूछे जाते हैं, जो बताइए इसका केंद्रक कितना होगा, केंद्रक का नियामक कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये छोटा सा ही प्रश्न है और आप सभी को पता होगा केंद्रक जो होता है ये माध्यिकाओं, ये इसका नाम दे सकते हैं आप लोग। मान लीजिए ये डी दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए और इसका नाम एफ दे दीजिए। तो ए डी बी ई और ये सी एफ क्या है, तो माध्यिकाएं हैं, क्योंकि माध्यिकाओं के काटान बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं और केंद्रक भी पूछा जाता है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, क्योंकि एक ना क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट ही 100% मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जब भी केंद्रक का नियामक ज्ञात करना हो, मान लीजिए इसका x, y है नियामक, ठीक है ना। तो जब भी केंद्रक का नियामक ज्ञात करना हो तो सिंपल सा क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कर दीजिएगा x कोऑर्डिनेट में, और y कोऑर्डिनेट का निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 कर दीजिएगा। तो आपका जो वो है ये यानी कि सेंट्रॉइड कह सकते हैं इसको, ये निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को केंद्रक निकालना या मध्य केंद्र भी दे दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे को एग्जाम में पता नहीं होता है मध्य केंद्र क्या होता है, नहीं होता है, या केंद्रक नहीं होता है, तो वो समझना होगा आप लोग को, तभी आप लोग इसको समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड हम एक प्रश्न कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं किस तरह के, वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कहा गया है किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष क्रमशः, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके 3 शीर्ष कौन से दिए हैं, 0, -2,
बी कौन से दिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, बस आप लोग जो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट करवाता हूँ, जो ये आप लोग का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा है, बस इतना ही करके आप लोग चले जाएंगे ना एग्जाम में, जिसमें कि मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन भी बताता हूँ और जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे टाइप को क्लियर भी करता जाता हूँ। बस आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो पूरे चैप्टर को रिवीजन करते हैं। चैप्टर को रिवीजन करने में आपको कम से कम मेरे प्यारे दोस्तों 10 दिन का टाइम चाहिए, 5 दिन का समय चाहिए, क्योंकि अच्छी तरीके से। और बस आपको जितना कंसेप्ट आपको गुरुजी करवाए हैं, बस आप लोग को एक दिन में वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 5 घंटे 2 घंटे के अंदर में। अब ये ए इतना हो गया, बी इतना हो गया, सी इसको दे दीजिए कितना, तो ये मान लीजिए 5 और कोमा -3। हमें सेंट्रोइड ज्ञात करना है, ये केंद्रक ज्ञात करना है। मान लीजिए ये ओ है, ये केंद्रक ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है या नियामक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ ए का मान कितना है 0, -2, बी का मान कितना है 2, 3, सी का मान कितना है 5, -3। अब यहाँ से ओ निकालना है, तो ओ बराबर क्या होता है x1 + x2 + x3/3। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3y3। देखिए x1 y1, x2 y2, x3y3 होता है ना बाबू, तो सारे x1 + x2 + x3 को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। तो 0 + 2 + 5/3 कोमा y1 + y2 + y3, y1 y2 y3, तो y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा। और यहाँ से इसका हल करके मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है, तो 5 3 5 2 7/3 और कोमा इसको हल कीजिए, -3 + 3 कट जाएगा, तो ये -2/3 आ जाएगा और इसका नियामक कितना ही आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगा। दिखाई पड़ रहा है नीचे में बाबू, और यहाँ तक बस इसी ऐसे ही बनाते हैं। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को नहीं आया होगा, केंद्रक समझ गए होंगे जो कैसे निकाला जाता है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें या कि मध्य केंद्र या केंद्र का नियामक पूछ दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अब तो आप लोग सीख गए होंगे जो केंद्र कैसे निकाले जाते हैं और मध्य केंद्र कैसे निकाले जाते हैं। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जहाँ सर हम लोग सीख गए। अब चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन क्या संभावना पॉसिबिलिटी मैं आप लोग को, आपके गुरुजी हैं बता देते हैं। जो अंतः केंद्र का नियामक अगर आप लोगों से पूछे तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं इन सेंटर। मेरे प्यारे दोस्तों अंतः केंद्र का अगर नियामक पूछे तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, उसके लिए भी आपके गुरुजी आपको तरीके बताएंगे, मेथड बताएंगे। देखिए अगर मान लीजिए ये तीनों आप लोग को निर्देशांक दिए हैं, ए का निर्देशांक, बी का, ये सी का दिए गए। अभी मान लीजिए इस भुजा का नाम ए भुजा है, ये नाम ए है, इसका बी और इसका सी दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, अंतः केंद्र का नियामक। अंतः केंद्र आप सभी को पता होगा, जो कोण बनाने वाली जो यानी कि ये जो कोण बना है ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये समकोण समद्विभाजक रेखा है। और कोण समद्विभाजक रेखाओं के त्रिभुज में कोण समद्विभाजक रेखाओं के गठन बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ भी इस कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बराबर बराबर भागों में बांटना। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, यानी कि बराबर बराबर में समद्विभाजित कर रहा है। तो उसी के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र या इन सेंटर कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब हमें मान लीजिए इन सेंटर निकालना हो और इन सेंटर हमसे पूछ दिया जाए, वैसे बेसिकली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा का कंसेप्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक कंसेप्ट को सीखने के लिए बस 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा, आप लोग सीख लीजिए। तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना होता है, ये देख लेते हैं। मान लीजिए ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने भुजा बी या सी के सामने भुजा सी है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा ax1 + by1 प्लस ax1 + bx2 प्लस cx3 बटे a + b + c। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आप लोगों का x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकालिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ay1 + by2 + cy3 बटे a + b + c, a + b + c। और यहाँ से आप लोग का क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। बस सिंपल सी ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, आप लोग को समझना होगा, यह दिया रहेगा या निकालना होगा आप लोग को। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को त्रिभुज के अंतः केंद्र समझ में आ गए होंगे और कैसे निकालना है ये। इस पर मैं आप लोग के एग्जाम्पल नहीं करवाएं, क्यों नहीं करवाए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा हट के है, थोड़ा सा ही हट के है। क्या पता पूछे तो आप लोग को ये पता होना चाहिए और इस पर बेस्ड आप लोग के भुजाएं दिए जाएंगे, तो आप लोग उस पर बेस्ड इसको बना सकते हैं। आशा है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि केंद्रक हुए, अंतः केंद्र हुए केंद्रक हुए या मध्य केंद्र हुए या अंतः विभाजन हुए, दूरी सूत्र हुआ, ये सब आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इस पार्ट में हम लोग फिलहाल इतना ही समझते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लास्ट कंसेप्ट होगा आप लोग का त्रिभुज और मेरे प्यारे दोस्तों संरेख बिंदु, यानी कि जो तीनों रेखाएं तीनों बिंदु संरेख होती है तो किस कंडीशन में हो सकता है संरेख, वो सारे कंसेप्ट आप लोग को बताया जाएगा वहाँ पे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के तरीके भी बताएंगे, जो कैसे हम उस सूत्र को याद रख सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र बार बार बच्चे भूल जाते हैं, उसको क्या करते हैं तो वो याद करते हैं। मैं आप लोग को याद करना नहीं सिखाऊंगा मेरे प्यारे, बस तो मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा जिसको कैसे आप लोग अपने माइंड में एडजस्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्योंकि याद कीजिएगा तो भूल तो जाइएगा, इसीलिए आप लोग याद नहीं कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, वो बन के कहाँ से आता है वो उस तरह से निकालने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज के पाठ में हम इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसे लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।